अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोर्स। ये कोर्स बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को बिल्कुल शुरू से सीखना चाह रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड नहीं है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में, तो मैं आपको इतना बता दूं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फील्ड है। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आजकल जॉब मार्केट भी बहुत अच्छी है। अगर आप ये इसमें अच्छा काम सीख लेते हैं तो आपके पास बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। मेरे बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं बता दूं, मेरा नाम मुबीन यूनस है। मैं हॉस्टलिंग का फाउंडर हूँ। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जब भी आप अगर सीखने जाएंगे तो बाज़ औक़ात बहुत से लोगों को मुश्किल आ रही होती है कि शुरू से ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स बताना शुरू हो जाते हैं, बेस क्लियर नहीं होती। तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी बेस बनाएंगे ताकि आगे चल के जब एडवांस कॉन्सेप्ट्स आए, जब हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करनी शुरू करें तो आपको मसला ना हो। जब भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की बात आती है तो डेफिनेटली वन और ज़ीरो की बात की जाएगी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स पे चले जाएंगे। हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम वन और ज़ीरो या बाइनरी को क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग बेसिकली होती क्या है? हम एज अ ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर के साथ बात करना चाह रहे होते हैं। कंप्यूटर को अपने प्रॉब्लम्स डिफाइन करना चाह रहे होते हैं कि अगर हमारा ये मसला है तो हमने उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। कंप्यूटर एक, समझ लें कि एक डमी मशीन है। कंप्यूटर को कुछ नहीं पता होता। हम उसको बताते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह कैसे सॉल्व करना है। जिस तरह हम आपस में लोगों के साथ बात करते हुए कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जब हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम कंप्यूटर के साथ बात कर सकें। लैंग्वेजेस की जब बात आती है तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। इस कोर्स के अंदर जिस टाइम हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे तो हम सी की प्रोग्रामिंग को लेकर चलेंगे। इस लेक्चर में हम अभी सी लैंग्वेज की बात नहीं करेंगे। इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक बाइनरी सिस्टम को लेकर चलेंगे कि वन और ज़ीरोज़ होते क्या हैं, क्यों होते हैं, कंप्यूटर इनको किस तरह अंडरस्टैंड कर रहा होता है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। अगर मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता दूं तो जो सी लैंग्वेज है, इसी तरह जावा लैंग्वेज है, इसी तरह जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इनको डिफरेंट लेवल्स पे क्लासीफाई किया जाता है। पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये लैंग्वेजेस जो होती हैं ये हायर ऑर्डर लैंग्वेजेस होती हैं। ये लैंग्वेजेस हमारे लिए लिखी गई होती हैं ताकि हम एज अ प्रोग्रामर एक आसान अंडरस्टैंडिंग के तौर पे आसान सिंटैक्स के अंदर कंप्यूटर को अपनी बात समझा सकें। कंप्यूटर को डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट या जावा या पाइथन ये लैंग्वेजेस समझ नहीं आती। जब हम जावास्क्रिप्ट या जावा में या किसी भी हायर ऑर्डर लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो पीछे डिफरेंट किस्म के कंपाइलर, डिफरेंट किस्म के मजीद सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं जो उस लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करके ईजियर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आते हैं। सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, ये थोड़ा सा लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ कि किस लैंग्वेज को कंप्यूटर किस हद तक अंडरस्टैंड करता है। जब आप सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके बाद कंप्यूटर डायरेक्टली सी को भी नहीं समझ सकता। हमें फिर कंपाइलर की, इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। वो उसको कन्वर्ट कर देता है फर्दर एक आसान लैंग्वेज में। जब आप सी का कोड लिखते हैं, आप अपना कोड लिख के कंप्यूटर को दे देते हैं तो वो उसको कन्वर्ट करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना एक हद तक मजीद आसान होती है, लेकिन स्टिल कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। असेंबली लैंग्वेज को फर्दर कंपाइल किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है मशीन कोड के अंदर। मशीन कोड वो लैंग्वेज होती है जो कि 1010 से मिलकर बनी होती है और उस चीज को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। हम पूरी की पूरी जो अपना सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, वो हम 10 में क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि अगर आप एक लाइन ऑफ कोड सी में लिखते हैं जिसका मतलब है कि यार एक जुमला स्क्रीन पे दिखा दो, तो वो सी के अंदर जब आप लिखेंगे तो एक लाइन ऑफ कोड में आपको नजर आ जाएगा। जब आप उसको कंपाइल करके असेंबली लैंग्वेज में लेके जाएंगे वो थोड़ा सा मजीद मुश्किल हो जाएगा। जब आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके मशीन लैंग्वेज में लेके जाएंगे तो वो इंसानों के पढ़ने के काबिल नहीं रहेगा। वो फिर एक पूरा एक ऐसा 1010 की
सीक्वेंस होता है जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली एकदम देखते हुए अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली प्रोसेस कर सकता है। लेकिन हम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हासिल करेंगे कि अगर हमने एक सीक्वेंस ऑफ बाइनरी को देखना हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसको अगर हम समझना चाहें तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। आपने अपने घरों में अपने इर्द गिर्द हर तरफ बिजली का ये बटन देखा होगा। ये जो बटन होता है इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। हमारे पास ये बटन या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। हम अगर इस चीज़ को डिफाइन करें कि हमारे पास इसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, ये ऑन स्टेट में हो सकता है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये 1 है, और या फिर ये ऑफ स्टेट में हो सकता है और इसको मैं कह देता हूँ कि ये 0 है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक बटन हो तो उसके अंदर मैक्सिमम डाटा जो स्टोर किया जा सकता है वो दो टाइप्स का डाटा है, या तो वो ऑन या कि 1 हो सकता है या फिर वो ऑफ या 0 हो सकता है। तो उसमें दो वैल्यू सेव हो सकती हैं, 1 या 0 की। जब भी अगर आप एक बटन को ऑन स्टेट में देखेंगे तो आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू 1 है। जब भी आप उस बटन को ऑफ स्टेट में देखेंगे तो आप उसको कहेंगे कि इसकी वैल्यू 0 है। अब अगर मैं इस चीज को अपने पास रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम मेमोरी की लोकेशन भी कह सकते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटा जो यूनिट है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, ये वो ब्लॉक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस पे हम बात करते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम ये सेव कर सकते हैं कि इस बटन की इंफॉर्मेशन क्या है इस एक टाइम पे। तो या तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो इस ब्लॉक को जो कि हमारी एक बटन की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, इसको हम एक बिट कहते हैं। अगर हम फिजिकल मतलब में बात करें तो डेफिनेटली इतने बड़े बटन नहीं लगे होते कंप्यूटर के अंदर, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। और ट्रांजिस्टर्स बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके आप देखें तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं किसी एक कंप्यूटर के अंदर। ट्रांजिस्टर एट द एंड होता क्या है, ट्रांजिस्टर एक स्विच होता है। वो ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, जिस तरह आप एक इलेक्ट्रिकल के बटन को उंगली से ऑन ऑफ करते हैं, इसी तरह जो ट्रांजिस्टर होता है वो भी एक बटन होता है, लेकिन उसको कंप्यूटर खुद इलेक्ट्रिकल सिग्नल के मदद से ऑन ऑफ करा रहा होता है, लेकिन एट द एंड वो होता है स्विच ही है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि अगर हमने अपने पास हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5, अगर हमने नंबर्स को सेव करवाना है अपने पास मेमोरी के अंदर तो हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। हमारे पास सिंगल बिट ऑफ मेमोरी है, तो हम सबसे पहले लेते हैं 0 को कि क्या हम 0 को अपने पास सेव करवा सकते हैं। नहीं, अगर मैं इस बिट के अंदर 0 लिख दूं तो मेरे पास 0 जो है वो एक बिट के अंदर सेव हो जाता है। अब अगर मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास नेक्स्ट अब अगर मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास नेक्स्ट नंबर जो 1 है वो 1 बिट में सेव हो सकता है, तो मैं इस बिट में अगर 1 लिख देता हूं तो मैं कहता हूं कि हाँ जी मेरे पास 1 बिट में 1 सेव हो सकता है। मैं अपने पास मेमोरी में 2 सेव करवाना चाहता हूं, तो अब मैं ये देखूंगा कि मेरे पास एक बिट के अंदर तो सिर्फ 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, और इस एक बिट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 1 आ सकती है, तो मेरे पास 2 सेव नहीं हो सकता। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि मैंने अपने पास मेमोरी में 2 सेव करवाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हम अपने पास एक बिट का इजाफा कर लेंगे। अब हम एक सिंपल सी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हमारे पास जो पहली बिट थी उसके अंदर या तो 0 आ सकता था या 1 आ सकता था। अब मैंने अगर 2 सेव करवाना है तो मुझे एक बिट ऑफ मेमोरी और चाहिए। इस बिट ऑफ मेमोरी को लेके आने के लिए मुझे किस नंबर की वजह से मुझे ये मेमोरी लेके आनी पड़ी है, 2 की वजह से, तो नीचे मैं 2 लिख दूंगा। इस बिट ऑफ मेमोरी को मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये इसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 2 है। ये 2 नंबर की वजह से मुझे ये बिट लेके आनी पड़ी है, तो मैं इसके नीचे वैसे ही 2 लिख देता हूँ। अब मैं दोबारा से शुरू करता हूँ कि मुझे अगर 0 चाहिए तो मुझे क्या करना है। मुझे सबसे पहली बिट पे अगर मैं 0 लिख दूं तो मेरे पास 0 आ जाता है। अब होता असल में ये है कि आप बाइनरी के अंदर यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे उसको आपने उसके नीचे आइडेंटिफायर से मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिख देना है। मैं 1 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास 0 आ जाता है, और मैं यहाँ पे भी 0 लिखूंगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 आ जाता है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट नंबर चीज आ जाती है हमारे पास 1। 1 अगर मैंने लिखना है तो 1 को भी मैं यहाँ पे लिखूंगा। मेरे पास पहली बिट में 1 आ गया, और 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1 इंटू 1 1 आ जाता है, और सेकंड बिट में जो है मेरा 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 1
मेरे पास 1 आ जाती है वैल्यू। तो जो बाइनरी हमारे पास आई है ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी 0 और 1। ये 2 बिट्स के अंदर 1 की रिप्रेजेंटेशन है। अब हम आ जाते हैं 2 के ऊपर, जिसको हम असल में डिस्कस करने लगे थे। 2 को अगर अब हमने लिखना है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अब अपने आइडेंटिफायर्स को देखें कि हमारे पास मैक्सिमम साइड पे 2 के करीब 3 नंबर कौन सा है। हम इसको लेफ्ट साइड से देखना शुरू करते हैं कि क्या 2 के करीब 3 नंबर कौन सा है। तो जब हम इधर से देखते हैं तो 2 के करीब 3 नंबर हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर 1 डाल देते हैं और फिर इसको देखते हैं कि 1 इंटू 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 2 आ जाती है। तो अब अगर आप देखें कि आपके पास जो टोटल वैल्यू थी वो 2 थी, आपने लिखना भी 2 था, तो वो 2 की वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास एक बिट एक्स्ट्रा है, इसको हम 0 कर देंगे और उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मल्टीप्लाई होकर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो अब बाइनरी में देखें कि आपके पास बिट्स के अंदर क्या वैल्यू आई है। तो बिट्स में इसकी वैल्यू आ गई है 1 और 0। तो अगर 1 0 लिखा हुआ हो बाइनरी के अंदर तो इसका मतलब 2 होता है। क्यों? क्योंकि अगर जो पहला 1 है उसको हम जब आइडेंटिफायर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 आ जाती है, और जो रिमेनिंग बिट है उसमें 0 है और उसको जब 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आ जाता है, तो उसकी टोटल सम जो है 2 आ गई। अब हम बात करते हैं 3 की। अगेन हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास करीब 3 नंबर कौन सा है। तो हमारे पास करीब 3 नंबर इस टाइम 2 ही है, क्योंकि हमारे पास 2 ही बिट्स हैं, तो अभी हमारे पास मजीद बिट्स नहीं है। नंबर 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 से छोटा हो सकता है, 3 भी हो सकता था, 3 से छोटा हो सकता है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास करीब 3 नंबर जो है वो 2 है। तो 2 के अंदर हम 1 लिख देंगे, ठीक है। और 2 को जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन अब हमने लिखना 3 था, तो हमारे पास स्टिल अभी तक सिर्फ 2 आया है। हमारे पास 3 माइनस 2 अगर करें तो आपके पास 1 की वैल्यू अभी भी रिमेनिंग है। तो हम अब देखेंगे कि 1 के करीब 3 नंबर कौन सा है, तो हम उस 1 हमारे पास 1 मिल जाएगा, तो उसके अंदर हम 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 आ जाता है, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 3 की वैल्यू आ जाती है। तो बाइनरी में देखें हमारे पास क्या वैल्यू बनी हुई है, 1 और 1। अब हम बात करते हैं कि हमने अगर अपने पास 4 सेव करना हो। एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि अभी तक हमने किया है, हमारी जो लास्ट वैल्यू थी 3 की, उसने दोनों बिट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू डाल दी थी। 3 को जब हमने लिखा था तो हमारे पास पहली बिट में 1, दूसरी बिट में भी 1, तो हमारे पास दोनों बिट्स की मैक्सिमम वैल्यू जब फुलफिल हो गई थी तो हमारे पास 3 बना था। इसका मतलब यह है कि जिस तरह सिंगल बिट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 आ सकती थी, इसी तरह 2 बिट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जिस टाइम दोनों के अंदर 1 1 आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 हो सकती है। इसका मतलब यह है कि 4 अगर हमने सेव करवाना है तो हमारे पास 2 बिट्स में सेव नहीं हो सकता। 4 को लेके आने के लिए हमें यहाँ पे एक और बिट लेके आनी पड़ेगी, जिसका आइडेंटिफायर जो होगा उसको हम कह देंगे कि 4, क्योंकि हमें 4 की वजह से तीसरी बिट लेके आनी पड़ी है। अब हम इसको आगे चल के डिस्कस करते हैं कि हम 4 कैसे सेव करवाएंगे। अब अगर हमने अपने पास 4 की वैल्यू सेव करवानी है तो हमारे पास 2 बिट्स हैं, 2 बिट्स के अंदर हम 4 सेव नहीं कर सकते, तो हमें एक एडिशनल बिट की जरूरत है, जिसका आइडेंटिफायर हम ले लेंगे 4, क्योंकि 4 की वजह से हमें तीसरी बिट लेके आनी पड़ी है। पहली बिट का आइडेंटिफायर था 1, दूसरी बिट का आइडेंटिफायर था 2, क्योंकि हमें 2 की वजह से ये बिट लेके आनी पड़ी थी, और तीसरी बिट जो है वो 4 की वजह से लेके आनी पड़ी है, तो उसमें हम लिख देंगे 4। अब हमने क्योंकि 4 को लिखना है बाइनरी के अंदर, सबसे पहले आप देखें इस तरफ से शुरू करते हुए कि क्या मैक्सिमम नंबर हमारे पास जो करीब तरीन हमें नंबर मिल रहा है वो कौन सा है। हमें 4 के करीब तरीन नंबर 4 आइडेंटिफायर में खुद मिल रहा है, तो हम इसकी वैल्यू 1 कर देंगे। अब बाकी देखें कि हमारे पास 4 में से बाकी क्या नंबर बचा है, तो हमारे पास 4 कम्प्लीटली 4 हमें मिल गया था, तो हमने उसको 1 कर दिया, पीछे कुछ नहीं बचा, तो हम बाकी रिमेनिंग बिट्स को 0 कर देंगे। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 0। अब हम जब इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब अगर हम अपने पास बाइनरी में देखें कि क्या वैल्यू बनी हुई है, तो ये वैल्यू बनी हुई है 1 0 0। अब हम आगे चलते हैं, अगर हमने 5 को रिप्रेजेंट करना है, अब आप देखें कि 5 के क्लोज तरीन वैल्यू क्या है। 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 से छोटी लेकिन 5 से क्लोजेस्ट।
तो हमें अगेन 4 ही मिलेगा, हम 4 को 1 कर देंगे। अब आप देखें कि आपके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह गई है, आपके पास रिमेनिंग वैल्यू रह गई है 1, क्योंकि 4 हो चुका है 5 में से और 1 रह गया तो मिलके 5 बन जाएगा। तो अब आप देखें कि नेक्स्ट वैल्यू क्या है, आपके पास 2 है, तो 2 अगर हम 5 में 2 ऐड कर देंगे यहाँ पे 1 लिख के, तो वो नई बात बनेगी क्योंकि वो 6 हो जाएगा, तो हम इसको 0 कर देंगे। अब जो हमारे पास 1 है, तो 1 के क्लोज तरीन ये है। अगेन अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें कि पीछे 1 रह गया था और 1 के क्लोज तरीन वैल्यू क्या थी आइडेंटिफायर्स के अंदर, तो वो 2 नहीं थी, क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा हो जाता है, तो ये 1 आ जाती है हमारे पास, तो 1 को हम 1 कर देंगे। अब आप देखें कि हमारे पास बाइनरी के अंदर क्या वैल्यू बनी है, 1 0 1। अब अगर आप आइडेंटिफायर्स की तरफ से पढ़ना शुरू करें इसको, तो इसका आइडेंटिफायर था 1, इसका आइडेंटिफायर था 2 और इसका आइडेंटिफायर था 4। तो अगर हम इनको ऐड करें 1 इंटू 1 1 0 एंड देन 4 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास मिलके 5 बन जाता है। इसी तरह अगर हम 6 पे जाएं तो 6 बनाने के लिए 4 प्लस 2 अगर करें तो दैट मीन्स कि हमें इसकी जगह पे 1 लेके आना होगा, और ये हमारे पास 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और तीसरी बिट जो है हमारे पास इसको 0 करना होगा ताकि ये टोटल 6 हो जाए। और अगर इसी तरह अगर हमने इस बिट को भी 1 कर दिया, मैक्सिमम नंबर इन तीनों बिट्स में डाल दिया, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4 प्लस 2 प्लस 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो 6 को अगर रिप्रेजेंट करना था हमने अपने पास तो आएगा 1 1 0, और अगर हमने 7 को रिप्रेजेंट करना था अपने पास तो आएगा 1 1 1। इसी तरह हम नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे, और एक अगेन हर सेट ऑफ बिट्स की एक लिमिट रीच हो जाती है। अगर हमारे पास एक बिट है तो उसके अंदर मैक्सिमम 1 सेव हो सकता है, अगर हमारे पास 2 बिट्स हैं तो उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम 3 सेव हो सकता है। अब अगर हमने 3 इसी 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना होता तो हम इसको लिखते 0 1 1। लेफ्ट साइड पे आपकी जितनी बड़ी बिट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा है उनमें आप 0 डाल देते हैं। ये चीज अगर अभी स्टिल कंफ्यूजिंग है तो हम आगे चल के इसको मजीद डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर 3 बिट्स हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7। इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n जो होता है ये क्या बता रहा होता है कि 2 रेज़ टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है। तो अगर तो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स 3 थी तो इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 3, और फार्मूला जो हमारे पास वो होता है 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 1 7। तो मैक्सिमम नंबर जो हमारे पास किसी भी n बिट्स के अंदर सेव हो सकता है वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो अगर हमारे पास जो बिट्स हैं वो 4 होती तो आप पहले से ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास मैक्सिमम नंबर जो उसमें आ सकता है वो क्या हो सकता है। वो एक तरीका तो ये है कि आप उसमें 1 1 डालें और उसके आइडेंटिफायर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं और नंबर निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके अंदर n की वैल्यू फार्मूले में डालें और उसकी वैल्यू निकाल लें। जब आप फार्मूले में वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 16 माइनस 1 15। तो 4 बिट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 15 आ सकती है। अब अगर हमारे पास एक एक बिट बढ़ाते जाएं एक एक बिट बढ़ाते जाएं तो हमारे पास एक टाइम पे हमारे पास 8 बिट्स हो जाएंगी। 8 बिट्स के अगर हम आइडेंटिफायर लिखने शुरू करें तो हमारी पहली बिट को हम दे देते हैं 1, दूसरी बिट का आइडेंटिफायर दे देते हैं 2, तीसरी बिट का 4। ये नंबर डबल होता जा रहा होता है 2 4 8 16 32 64 128। जब आपके पास 8 बिट्स आ जाती हैं तो उसको हम कह देते हैं कि ये 1 बाइट है। कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में 1 बाइट जो होती है वो 8 बिट्स को कहते हैं। और मोस्टली जब हम आगे बात कर रहे होते हैं, आप नॉर्मल लाइफ में भी बात कर रहे होते हैं कि कोई जो फाइल है वो 1 KB की है, 1 MB की है, वो एक्चुअल इस बाइट की बात हो रही होती है कि उसमें 8 बिट्स
कि इतने बाइट अवेलेबल हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ रैंडम नंबर्स लेते हैं अपने पास। 54, अब 54 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बाइनरी में 8 बिट्स के अंदर। अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि कभी हम एक नंबर को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी एक नंबर को हम 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम इसको 8 बिट्स में ले आए हैं। कंप्यूटर्स के अंदर जो नॉर्मली सबसे छोटा मेमोरी का यूनिट अवेलेबल होता है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे छोटा होता है वो 1 बिट होता है, लेकिन जो हम मेमोरी कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग करते हुए रिजर्व कर सकते हैं वो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो 1 बाइट होता है। हालांकि उसके अंदर 8 बिट्स ही होती हैं, लेकिन कंप्यूटर सबसे जो छोटी चीज आपको पैकेज करके दे सकता है वो 1 बाइट होती है। तो हमने जब अपने किसी भी नंबर को सेव करवाना होता है तो हम सबसे छोटा जो कंटेनर ले सकते हैं वो 1 बाइट होता है और उसी के अंदर लिखना होता है। चाहे आपके पास आपने 1 सेव करवाना है या 0 सेव करवाना है या 2 सेव करवाना है, हालांकि वो 2 बिट्स में भी सेव हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर आपको 2 बिट्स अलग निकाल के नहीं देता। कंप्यूटर आपको कम से कम 1 बाइट उठा के देता है कि अच्छा 1 बाइट है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसके अंदर आप अपना जो भी नंबर है वो रख लें। अब हम ये पहले देख लेते हैं कि हमारे पास 1 बाइट के अंदर मैक्सिमम नंबर जो है वो क्या आ सकता है, 2 की पावर n माइनस 1। अगर हमारे पास 8 बिट्स हो, हमारे पास वैल्यू बनेगी 256 माइनस 1 255। एक बाइट के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो है 255 और जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो है 0। अब हम एग्जांपल शुरू करते हैं। तो हमने जो एग्जांपल ली थी, फॉर एग्जांपल हम 54 का एक नंबर है, इसको हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक बाइट के अंदर या 8 बिट्स के अंदर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 54 के क्लोज तरीन नंबर कौन सा है। सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करें। 128 क्या ये क्लोज तरीन है? नहीं, क्योंकि 128 54 से बहुत बड़ा नंबर है और हम बड़ा नंबर नहीं लेते। नेक्स्ट पे आ जाएं तो हम इसको 0 कर देंगे। नेक्स्ट पे आ जाएं, हमारे पास 64 का आइडेंटिफायर आ रहा है। 64 क्या 54 के करीब है, लेकिन ये 54 से बड़ा है, तो हम इसको भी 0 कर देंगे। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएं 32। तो हाँ, हमें सबसे जो क्लोज नंबर मिला है वो 32 है, क्योंकि 32 से जो बड़े आइडेंटिफायर हैं वो 54 से बड़े हैं और इससे आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर मिला है हमें 64 के बाद वो 32 है, तो हम 32 को 1 कर देंगे। 54 में से अगर हमने 32 माइनस कर दिया है तो हमारे पास पीछे 22 आ जाता है। अब हम 22 को देख के चलते हैं कि 22 के क्लोज तरीन वैल्यू क्या है। हमें मिलता है 16। 16 22 से बड़ा नहीं है, 16 22 के क्लोज तरीन नंबर है, तो हम इसको 1 कर देंगे। 22 माइनस 16 कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाता है 6। अब हम 6 को लेके आगे चलते हैं कि क्या हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिफायर जो है वो हमारे पास 6 से बड़ा है या छोटा है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास आइडेंटिफायर है वो 8 है और वो 6 से बड़ा है, तो हम इसको 0 कर देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास आ जाता है 4, तो हम इसको 1 कर देंगे क्योंकि ये 4 6 के करीब तरीन है और मैक्सिमम बड़ा नंबर है अभी हमारे पास अवेलेबल। जब हम 6 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास पीछे रह जाता है 2। 2 को अब हम आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास 2 की वैल्यू एग्जैक्ट हमें मिल गई है। 2 से बड़ा नहीं है, तो इसको हम 1 कर देंगे और अब हमारे पास अगर 2 हमें मिल गया तो पीछे रह गया 0। तो अब हमारे पास मजीद नंबर्स नहीं बचे, तो हम जो रिमेनिंग बिट्स हैं उनको भी 0 कर देंगे। अब हम अपने पुराने तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू सही निकाली है हमने। तो हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 to 8 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0। उसके बाद हम 0 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 को 1 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 32। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 बाई 1 16। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 2 इंटू 1 2 और प्लस 0 इंटू 1 0। एडिशन कर लें अब हमारे पास टोटल, तो ये हमारे पास आ जाता है 54। तो अब अगर हमने अपने पास बाइनरी में 8 बिट्स में 54 को लिखना हो और 8 बिट्स में लिखना हो तो हम इसको लिखेंगे 0 0 1 1 0 1 1 0। अब ये सेम नंबर है जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम टेस्ट करने के लिए हम लेते हैं 0। इसको हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि बाइनरी के अंदर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि हमें 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो सिर्फ एक बिट चाहिए थी, तो हम पहली बिट में भी अगर 0 लिखते तो वो 0 अचीव हो जाता है, तो हम बाकी सारी बिट्स को 0 कर देंगे। हमारे पास बाइनरी के अंदर अगर हम 8 0 लिखें
तो ये हमारे पास बाइनरी में 0 की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है 8 बिट्स की। इसी तरह अगर हम 1 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं बाइनरी के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर 1 के क्लोज तरीन कौन सा है। तो हम देखेंगे कि कोई भी नंबर जितने बड़े हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे, 0 0 0 0 0 0 0, और हमें जो 1 है वो हमें उसके क्लोज तरीन नंबर मिलता है, तो हम इसको 1 लिख देंगे। तो बाइनरी के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, 4 0 और उसके बाद 3 0 के बाद 1। तो ये हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 8 बिट के अंदर 1 की। सिमिलरली अगर हम अपने पास कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, हम कहते हैं कि हम 15 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम देखें कि हमारे पास ऐसा बड़ा नंबर जो कि 15 के क्लोज तरीन हो लेकिन 15 से बड़ा ना हो, तो उसको हम ले लेते हैं। तो 1280 64 0 32 0 16 15 के क्लोज तरीन है लेकिन 15 से बड़ा है, तो हम इसको भी 0 कर देंगे। अब नेक्स्ट नंबर जो हमें क्लोज तरीन मिला है वो है 8। हम 8 को 1 करेंगे। जब हम 15 में से 8 की वैल्यू माइनस कर देते हैं, हमारे पास पीछे रह जाता है 7। अब हमने 7 अगर लेके आना है, तो 7 क्लोज तरीन हमारे पास हमें मिलेगा 4। 7 में से जब हम 4 भी निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे बचेगा 3। 3 के क्लोज तरीन हमें मिलता है 2। वापस जो बचा है वो 1, और 1 को हमने 1 कर दिया। दैट मीन्स कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो जब हम इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15। तो हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनी 0 0 0 0 1 1 1 1। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करें कि हमारे पास 1 जो है, 1 सारे 1 जब भी आप कभी देखें बिट्स में तो आपको पता लगना चाहिए कि ये उतनी बिट्स का मैक्सिमम नंबर है। तो अगर आप ये 4 बिट्स देखें तो इन चारों बिट्स के अंदर 1 पड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स कि अगर हमने इन 4 बिट्स का मैक्सिमम नंबर देखना होता तो वो भी 15 होता। और इसको हम कंफर्म कर लेते हैं 2 की पावर n-1 से। 2 की पावर अगर हमारे पास 4 बिट्स होती तो ये हमारे पास आता 16 माइनस 1 15। हम कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, हम कहते हैं कि अब हम किसी ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 115। 115 को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 8 बिट्स में। किस सबसे क्लोज तरीन नंबर हमारे पास कौन सा है? 128 हमारा 115 से बड़ा है तो हम इसको 0 कर देंगे। नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है 64। 64 को हम कर देंगे 1। जब हम 115 में से 64 को यूज कर लेते हैं तो हमारे पास पीछे रह जाता है 51। 51 के क्लोज तरीन नंबर हमारे पास है जो कि उससे बड़ा भी ना हो और उसके क्लोज हो, तो वो है 32। हम इसको भी 1 कर देंगे। पीछे हमारे पास रह जाता है 19। 19 के क्लोज तरीन नंबर हमारे पास आ जाता है 16। ये भी हमने यूज कर लिया। 16 जब हम 19 में से यूज कर लेते हैं तो हमारे पास बाकी आ जाता है 3। 3 जो है अब काफी छोटा नंबर हो गया, तो हम 8 को यूज नहीं करेंगे, 4 को यूज नहीं करेंगे। अब हमें पता है कि 3 जो होता है वो तो आखिरी 2 बिट्स में ही आ रहा होता है, तो हम 3 के लिए 2 यूज किया और उस पर -1 बच गया, तो उसके लिए हमने 1 यूज कर लिया। अब हम इस चीज को मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर लेते हैं। 128 इंटू 0 0 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल ये आइडेंटिफायर की वैल्यूज को बाइनरी की वैल्यूज के साथ जो जो हमने 1 या 0 किया उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये नीचे वाली चीज अपनी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही होती है इस तरह, और उसके बाद एंड पे सब ऐड हो रहे होते हैं। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 115। इसी तरह अगर हम इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स कर लें, हम ये कहते हैं कि हमें बाइनरी दिया गया है और हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं किस डेसिमल नंबर में, कि हम देखना चाहते हैं कि वो जो बाइनरी है उसके अगेंस्ट नंबर क्या असल में है। हमें नंबर दिया गया है ये। अब हम क्या करेंगे, हमें ये बाइनरी का नंबर दिया गया है, हमने इसको एक डेसिमल नंबर बनाना है ताकि हम उसको देख सकें कि ये असल में नंबर क्या है। हम यही नंबर अपने पास बाइनरी में लिख लेते हैं 1 1 0 1 0 0 1 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 to 8 मल्टीप्लाई बाय 1 to 8 प्लस 64। जहाँ जहाँ 0 है वो तो 0 हो जाएगा और जहाँ जहाँ 1 है उसका आइडेंटिफायर की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इन सब की एडिशन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 211। अब इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि 128 तो सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ था यहाँ पे, तो ये 211 कैसे आ गया है। देखें ये आइडेंटिफायर का नंबर था। अगर हमने 8 बिट्स का मैक्सिमम नंबर निकालना होता तो हमने क्या फार्मूला किया था, 2 की पावर n-1
2 की पावर 8 माइनस 1, तो ये हमारे पास निकलता है 256 माइनस 1। तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू 8 बिट्स में आ सकती है वो 255 है। तो 211 जो है वो उससे छोटा है, तो वो 211 8 बिट्स के अंदर शो हो सकता है। अब हम एग्जांपल्स में अपने पास ले लेते हैं कि हम 255 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं बाइनरी के अंदर, और हमें पता है कि 255 जो है मैक्सिमम नंबर है, और मैक्सिमम नंबर जब भी किसी सेट ऑफ बिट्स के अंदर होता है तो वो तमाम बिट्स को 1 कर देता है। अब अगर उसी फार्मूला के थ्रू हम अपने पास नंबर्स ऐड करना शुरू करें यहाँ पे, तो हमारे पास 255 के अंदर जो क्लोजेस्ट हमारे पास आता है वो है 128। 128 जब हम लिख लेते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है 127। 127 के क्लोजेस्ट हमारे पास आता है 64। 64 को हमने ले लिया, रिमेनिंग बच जाता है हमारे पास 63। 63 के क्लोजेस्ट हमारे पास आता है 32। 32 भी जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 31। 31 के क्लोजेस्ट आता है हमारे पास 16। 16 के अंदर जब हम ये 16 भी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग आता है हमारे पास 15। 15 के क्लोजेस्ट हमारे पास आता है 8, उसको भी हम 1 कर देते हैं, तो जब हम उसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 7। 7 पीछे बच गया, तो 7 अब आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास तमाम बिट्स फिल होती जा रही हैं, और अगर 4 बिट्स की बात थी तो भी उसने 15 हमारे पास बचा हुआ था, तो सारी बिट्स उसने फिल करानी है। अब 3 बिट्स बच गई हैं, तो 3 बिट्स का मैक्सिमम नंबर जो उसमें फिल हो सकता है वो 7 होता है, तो हमारे पास 7 ही बचा हुआ है, तो उसने 4 की स्पेस भी ले ली। पीछे बच गया हमारे पास 3। अब बाकी जो 2 बिट्स बची हैं उसमें मैक्सिमम नंबर 3 आ रहा होता है, तो उसने उन दोनों को भी 1 ही करना है। तो हमारे पास जो 3 बचा हुआ है उसके क्लोजेस्ट हमारे पास 2 है, तो वो हमने 1 ले ली, उसको भी 1 कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास पीछे बच गया 3 में से अगर 2 भी हमने ले लिया तो 1 बच गया, पीछे बच गया हमारे पास 1। अब जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 128 प्लस 64 प्लस 32, हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है इस टाइम, तो ये सारी वैल्यूज अपने आइडेंटिफायर्स नीचे लिखी जाएंगी। 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास टोटल जो बन जाएगा वो है 255। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि 255 यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम नंबर है, तो अगर हम अब नेक्स्ट टाइम 256 लेके आना चाहते हैं तो 256 हमारे पास 8 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। उसके लिए अब हमारे पास फिर मजीद मेमोरी चाहिए होगी और हमें एक और बिट चाहिए होगी। अब जो जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर के अंदर एक बिट आपको नहीं मिलती, आपको पूरी पूरी बाइट का सेट मिलता है। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर जो है आपको सिंगल बिट मजीद नहीं देता, आपको पूरी की पूरी बाइट जो होती है वो दोबारा इशू होती है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास पहले ये बाइट पड़ी हुई थी हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो आइडेंटिफायर थे वो 1 से शुरू हो रहे थे। 1 से 1 था, 2 था, 4, 8, 16, 32, 64, 128। जब आपके पास ये पूरी बाइट कंप्लीट हो जाती है, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर 255 आ जाता है और आप उसके बाद 256 लेके आना चाहते हैं, तो वो इस बाइट में नहीं आ सकता। उसके लिए आपको नेक्स्ट बाइट के ऊपर जाना पड़ता है। नेक्स्ट बाइट पे जिस टाइम आप जाते हैं तो फिर 128 के बाद आपको किस नंबर की वजह से नेक्स्ट बाइट पे जाना पड़ा है 256, तो इसका आइडेंटिफायर अब 256 से स्टार्ट होता है। और सिमिलरली ये नंबर भी अपनी अगली बाइट के अंदर डबल होता जाता है। तो एक चीज आपने नोट की होगी, जिस टाइम आप मार्केट में रैम लेने जाते हैं या कोई भी चीज लेने जाते हैं, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो इसी सीक्वेंस के अंदर अपग्रेड हो रहे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है वो डबल हो रही होती है। तो 256 के बाद आपको पता होगा कि आपकी जो अगली रैम मिलती है या अगली मेमोरी स्टिक मिलती है वो 512 होती है। सर आपने सुना होगा कि 512 MB की रैम है, उसके बाद 1 GB की रैम है। तो वो अभी हम MBs और GBs पे नहीं गए, लेकिन जो नंबर ऑफ सीक्वेंस होता है वो यही होता है। अभी हम सेकंड बाइट के ऊपर हैं और सेकंड बाइट के अंदर हमारे पास पहली जो आइडेंटिफायर आया वो 256 था, उसके बाद 512 था, उसके बाद 1024 होता है, उसके बाद 2048 होता है, उसके बाद 4096 होता है, और इस तरह ये चलता जाता है आगे को। अब आप देख रहे होंगे कि कितना जल्दी सेकंड बाइट आते साथ ही कितना जल्दी से कितने बड़े बड़े नंबर जो हैं वो इसमें स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर इसमें आ जाते हैं 8192, इसके बाद आ जाता है 16384 और आगे आ जाता है 32768। अभी कितना क्विकली जो है बहुत बड़े नंबर्स पे बात चली गई है। और अब हमारे पास टोटल जो बिट्स हैं वो कितनी हो गई हैं, हमारे पास ये थी 1 से लेके 8 तक, उसके बाद हमारे पास आ गई 9 से लेके 16 तक, तो टोटल हमारे पास ये 16 बिट्स हो गई हैं। अगेन अगर आपने कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है तो 128 वाली बिट तक ये पहली बिट में जो नंबर्स थे वही रहेंगे और अगली बिट सारी जीरो हो जाया करेंगी।
अनलेस के आपके पास 256 या 256 से बड़े नंबर आते हैं तो वो फिर इस वाली साइड पे आएंगे। फार्मूला सेम रहेगा, उसी तरह आपने आइडेंटिफायर के साथ मल्टीप्लाई करके सब नंबर्स को ऐड कर लेना है। अब एक सिंपल इंट्रोडक्शन के लिए मैं एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले हमारे पास थी एक बिट। जब हमने 8 बिट्स को इकट्ठा किया था तो ये हमारे पास 1 बाइट आ गई थी और इसको हमने बिट 1 से लेके बिट 8 तक शो कराया था। जिनके जिनके जो आइडेंटिफायर थे वो था 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। इसी तरह जिस टाइम हमारे पास, और इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती थी वो थी 255। जब हमें 256 की वैल्यू चाहिए थी तो हमें इसी तरह की एक कॉपी बाइट की और चाहिए थी, जो कि हमने मेमोरी में से मजीद ली। हमारे पास एक बाइट और आ गई और इसके अंदर 256 से बड़ी वैल्यूज आ गई। ये हमारे पास फर्स्ट बाइट है, ये हमारे पास सेकेंड बाइट है। इसी तरह जब हम इस चीज को रेप्लिकेट करते हैं, 3 बाइट्स आ गई हमारे पास, और ये टोटल मिलके यहां तक हमारे पास थी 8 बिट्स। यहां तक मिलके हमारे पास बन गई 16 बिट्स या के 2 बाइट्स, और यहां तक मिलके हमारे पास बन गई 24 बिट्स, और ये यहां तक मिलके हमारे पास बन गई 32 बिट्स टोटल, जिसको हम 4 बाइट्स भी कहते हैं। कि हमारे पास टोटल जो है ये 1, 2, 3, 4 हमारे पास 4 बाइट्स हैं और 32 बिट्स हैं। आपने अक्सर मार्केट में सुना होगा कि आपकी विंडो 32 बिट की है या फिर 64 बिट्स की है। वो एक्चुअली हो क्या रहा होता है, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रोसेसर के अंदर एक मेमोरी होती है, लेयर बाय लेयर मेमोरी होती है। मिसाल के तौर पे इसको इतना समझ लें कि उसके पास एक पूरी की पूरी शीट होती है जिसके अंदर प्रोसेसर की अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। तो 64 बिट होना या 32 बिट होने का मतलब ये होता है कि अगर तो आपकी 32 बिट की विंडो है तो उसके अंदर आपके पास 4 बाइट्स होती हैं। पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट, चौथी बाइट, टोटल 32 बिट्स, जितना मैंने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया। तो 32 बिट लंबी उसकी एक इंस्ट्रक्शन होती है। एक एक इंस्ट्रक्शन की जो उसकी लेंथ है वो 32 बिट्स की होती है। तो जो 64 बिट की विंडो होती है उसके अंदर 32 प्लस 32 उसकी जो इंस्ट्रक्शन साइज जो होता है वो 64 बिट का होता है। तो आप उससे अंदाजा कर लें कि एक एक इंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर उसके पास कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो सकती है एक एक चीज के अंदर, और उसके पास कितनी ज्यादा वैरायटी की इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। इसीलिए 32 बिट का जो कंप्यूटर होता है वो 64 बिट से लोअर परफॉर्मेंस दे रहा होता है। उसके अंदर फीचर्स भी कम होते हैं और सब कुछ। 64 बिट का जो प्रोसेसर होता है, जो विंडोज होती है आपकी, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी और फीचर्स होते हैं वो उससे ज़्यादा होते हैं। तो ये थी हमारे पास बिट्स और बाइट्स के ऊपर लेक्चर। अगर इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला आ रहा हो तो ज़रूर कम्युनिकेट करें, ज़रूर बताएं। उसके ऊपर मजीद भी हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको आगे लेके चलेंगे कि हम बताएंगे कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग के अंदर इसकी मेमोरी को कैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, कैसे हम सॉफ्टवेयर के अंदर मेमोरी रिजर्व कर रहे होते हैं और उसके अंदर वैल्यूज दे रहे होते हैं और उसके बाद उससे वैल्यूज रीड कर रहे होते हैं और राइट करा रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले ये बहुत ज़रूरी था कि आपको ये पता हो कि ये चीज़ें कैसे होती हैं।